हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। मैं लाया हूँ प्रीलिम्स 2026 के लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स महा रिवीजन लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अदर सोर्सेस से टॉपिक कवर करने वाले हैं। यह लेक्चर सीरीज 15 ऑफ मई तक चलने वाली है, जिसमें हम डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम जनवरी 2025 से मई 2026 तक के लगभग 1.5 ईयर के ऑलमोस्ट 300 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और उन सभी टॉपिक पर एटलीस्ट 7 to 800 एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की फुल कवरेज हो सके। तो चलिए आज का ये पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला लेक्चर हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर बेस्ड है, राइट। आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि न्यूज़ में रहे हैं कहीं ना कहीं, उन टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, राइट। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। इसके रिगार्डिंग अभी हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग कुछ संसद में बोला था, राइट। इसका रेफरेंस आया था इस कमेटी का, इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। और इसके साथ अदर जो कमिटीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं कहीं ना कहीं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर सेकंड टॉपिक है कैबिनेट कमिटीज़, और इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है और कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं इनके रिगार्डिंग, राइट। थर्ड टॉपिक है हमारा नीति आयोग। चूंकि नीति आयोग का 10 साल कंप्लीट हुए अभी, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त। फिर है इलेक्शन कमीशन, राइट, नालसा एंड लोक अदालत। और कुछ टॉपिक यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पढ़ने वाले हैं, यानी 2 से 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों के हम पावर को कंपेयर करेंगे, राइट। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट ये दोनों टॉपिक हैं गवर्नेंस से, डिजिटल पर्सनल डेटा बिल एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, ये न्यूज़ में था अभी, इसको लेकर भी चर्चा रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको भी देखने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यूएपीए, राइट। इसको भी हम लोग देखेंगे और इसके साथ में ही हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी देखेंगे। ये दोनों ही प्रिवेंटिव लॉज हैं और हमारे संविधान में या हमारे लीगल जो सिस्टम है बेसिकली, उसमें प्रिवेंटिव लॉज कैसी हैं, राइट, कौन कौन से प्रिवेंटिव लॉज हैं, विशेषकर हम यूएपीए एंड एनएसए दोनों ही देखने वाले हैं। उसी के साथ में संविधान में आर्टिकल 22 इसका रेफरेंस भी है, ये क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और आर्टिकल 21 एंड बेल प्रोविजंस क्या है हमारे देश में, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो डिलिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन कमीशन, राइट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे अभी रिमूवल ऑफ स्पीकर, ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट पॉलिटी के हम लोग 50 के समथिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट से 50 के अराउंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ये तीनों टॉपिक हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्रोनोलॉजी में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक ऐसा। फिर हम देखेंगे जो इकोनॉमी है वो वाला पूरा सेक्शन देखने वाले हैं, राइट। तो होप्सो कि अभी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर होंगी कि हम कैसे कैसे चलने वाले हैं, है ना। चलिए सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करें हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, उससे पहले आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम किस वे में चलने वाले हैं, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हमें देखना है, राइट। विचार कीजिए, ऐसा है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, कमिटी विच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। ये स्टेटमेंट जनरली आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत वगैरह जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें ये सब में दिया होगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज वो होती हैं जिन्हें हाउस के द्वारा अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है और स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, या और स्पीकर के डायरेक्शन के अंतर्गत काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है, कमिटीज possesses so moto पावर टू समन मिनिस्टर्स
ऑफिशियल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल टू अपीयर बिफोर देम। यानी इन कमिटीज़ के पास में सो मोटो पावर होता है कि वो मिनिस्टर को सम्मन कर सकती हैं, बुला सकती है ना। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बुला सकती है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है उसको समन कर सकती हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत या जितने भी अवेलेबल मार्केट में सोर्सेस हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। थर्ड है, आप देखेंगे द गवर्नमेंट मे डिक्लाइन टू प्रोड्यूस डिमांडेड डॉक्यूमेंट्स ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज प्रेजुडिशियल टू द सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट इन कमिटीज़ के द्वारा मांगे गए हैं, तो गवर्नमेंट इस बेसिस पर देने से मना कर सकती है या डिनाई कर सकती है कि ये स्टेट की सेफ्टी और इंटरेस्ट के विरुद्ध है, राइट। फोर्थ है, इफ अ विटनेस चैलेंजेस द रेलेवेंस ऑफ अ समन्ड डॉक्यूमेंट और अ पर्सन, द मैटर इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट हुज डिसीजन इज फाइनल। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। होप्स हो कि आप जितने भी लोग हैं जो अपेयर होने वाले हैं इस साल, उन्होंने इसमें से 1-2 स्टेटमेंट तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने देखे भी होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर जब आते हैं तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अब सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग और भी इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे डिटेल में कमिटीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जैक्टली है क्या, उसके रिगार्डिंग संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो संविधान का आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है या पावर देता है कि वो अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स के लिए रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेट, है ना। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट मे मेक अ रूल टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। यानी ये अधिकार देता है पार्लियामेंट को कि वो रूल बना सकते हैं हाउस की प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, राइट, और बिजनेस को संचालित करने के लिए। हाउस का जो बेसिकली बिजनेस होता है, जो काम काज होता है, उसको संचालित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर विशेषकर याद रखना है, अगर हम जाते हैं कि संविधान में इन कमिटीज़ के कंपोजिशन, टेन्योर एंड फंक्शन, इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ये आपको विशेषकर याद रखना है। तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से आता है कि संविधान में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के कंपोजिशन, टेन्योर के और इनके फंक्शन के रिगार्डिंग अंडर आर्टिकल 118 में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट वहीं गलत हो जाता है। ये आपको विशेषकर याद रखना है, राइट। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज एग्जैक्टली होती क्या है। तब आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज मीन्स अ कमिटी विच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस और नॉमिनेटेड by the House or nominated by the Speaker, and which works under the direction of the Speaker and present its report to the House or to the Speaker or the Secretariat for which is provided by the Lok Sabha। यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती हैं जिन्हें हाउस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है या स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और जो कि स्पीकर के अंतर्गत, उसके डायरेक्शन के अंतर्गत काम करती हैं, और ये अपनी रिपोर्ट या तो स्पीकर को देती हैं या हाउस को देती प्रेजेंट करती हैं या जो सेक्रेटरीट है लोकसभा का उसको प्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितने प्रकार की कमिटीज होती हैं। तो यहाँ पर जनरली बाय नेचर 2 प्रकार की कमिटीज हमारे संविधान में देखने को मिलेंगी, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमिटीज वो होती हैं जिनका नेचर परमानेंट होता है, रेगुलर कमिटीज होती हैं, यानी इंटरवल के बाद हर एक साल उनको इस्टेब्लिश किया जाता है ना, सेटअप किया जाता है, परमानेंट होती है नेचर में, राइट। और एडहॉक कमिटीज वो होती हैं कि जिन्हें टाइम टू टाइम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, सेट किया जाता है, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप सीज्ड हो जाते हैं, यानी है ना, ख़त्म हो जाती है बेसिकली फिर। तो ये एडहॉक कमिटीज़, इनको हम बोलते हैं एडहॉक कमिटीज़, राइट। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं उनको ये सो मोटो पावर दिया गया है कि वो किसी ऑफिशियल को
यानी उनके पास पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास में सोमोटो पावर होता है कि वो किसी ऑफिशियल को या एक्सपर्ट को या प्राइवेट इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करिए, ठीक है ना। तो ये अगर हम आगे चल के देखते हैं बेसिकली कि ये पावर आते कहाँ से, या ये समन का जो पावर है बेसिकली सोमोटो पावर है, वो आया कहाँ से। स्कोप ऑफ समन, ये रूल अंडर रूल 270, राइट। हर एक हाउस के जो रूल बने हुए हैं, इसमें रूल 270 के अंतर्गत कमिटीज़ को ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेगा कि किस रूल के अंतर्गत ये उनको समन करने का ये अधिकार मिलता है या पावर मिलता है, राइट। ये कुछ नहीं पूछेगा। फिटनेस को ये बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस कमिटी के द्वारा समन किए जाने पर अगर नहीं अपीयर होता है, तो ये माना जाता है कि उसने कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस किया है बेसिकली, है ना, हाउस का कंटेम्प्ट किया है, तो वो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। अब यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑन ऑफिसर्स, यानी ये कमिटी किसको समन नहीं कर सकते, है ना। ये जनरली जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं वो मिनिस्टर को समन नहीं करती हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, अगर इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होगी मिनिस्टर से, तो क्या करते हैं, ये स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं। उसके रिक्वेस्ट पर स्पीकर अलाउ करता है कि वो संबंधित जो मिनिस्टर है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उसको समन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि while they can summon officials, they generally cannot summon ministers, right। अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होगी तो किससे, स्पीकर से स्पेशल परमिशन चाहिए, उसके बाद ये कमिटी किसी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकती है इन्फॉर्मेशन के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है इन कैमरा होती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। पब्लिक में जनरली इनको क्या करते हैं, अपीयर नहीं होते बेसिकली, है ना, पब्लिक नहीं करते हैं। रिलेवेंस क्वेरीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली बात है, इफ अ विटनेस चैलेंजेस द रेलेवेंस ऑफ अ समन डॉक्यूमेंट और पर्सन, द मैटर इज रिफर्ड टू द स्पीकर हुज डिसीजन इज फाइनल। अगर सपोज दैट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को कमेटी के द्वारा सम्मन किया जाता है ना, तो उसको रेफर किया जाता है कहाँ पर, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को सम्मन करता है और वो इंडिविजुअल व्यक्ति चैलेंज करता है उस सम्मन को, तो ये केस जाता है स्पीकर के पास, और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि हाँ इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या उस व्यक्ति को सम्मन किया गया उसको अपीयर होना ही पड़ेगा कमेटी के पास में। तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है यहाँ पर, है ना, ये याद रखना है। एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस में जैसे बोला कि मिनिस्टर को सम्मन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेट सीक्रेट्स। यहाँ पर द गवर्नमेंट में डिक्लाइन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ऑन द ग्राउंड दैट इट इज प्रिजुडिशियल टू द सेफ्टी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी गवर्नमेंट से अगर ये कमेटी डॉक्यूमेंट मांगती हैं, डिमांड करती हैं, तो स्टेट, राज्य इस आधार पर मना कर सकता है डॉक्यूमेंट देने से कि ये राज्य की सेफ्टी और इंटरेस्ट के विरुद्ध है, हम नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसीलिए वो देने से मना कर सकते, डॉक्यूमेंट देने से मना कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं कमिटीज़ के, वो एडवाइजरी होते हैं, ना कि गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि स्टेट्स यहाँ गवर्नमेंट से मांगे गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट किस बेसिस पर उनको डिनाई कर सकता है देने से, ठीक है। ये इनके रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। कमेटी जनरली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो टेंडर रहता है वो 1 साल का होता है। मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स नहीं होते हैं, आप ये याद रखना, जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनमें मिनिस्टर उसके मेंबर नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस देखा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो मिनिस्टर्स हैं उनको ये समन नहीं कर सकते, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं, हम देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे उसको देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि कमिटीज जो कि हाउस के द्वारा अपॉइंट होती हैं, इलेक्टेड होती है, या स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड होती है और स्पीकर के डायरेक्शन के अंतर्गत काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। दूसरा स्टेटमेंट केवल इसीलिए गलत होता है कि इसमें मिनिस्टर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल, तो मिनिस्टर शब्द मेंशन होने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है वर्ड मिसस्पेल्ड का बेसिस कर ये गलती नहीं करना है प्रीलिम्स में।
फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राज्य यानी सरकार मना कर सकती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से इस आधार पर कि ये राज्य के स्टेट के सेफ्टी और इंटरेस्ट के स्टेट को बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, प्रेजुडिशियल हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं, यहाँ पर स्पीकर का रोल है। तो आपको होप्स हो कि ये समझ में आया होगा जब जनरल हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस, इसके रिगार्डिंग संविधान में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोग डिटेल में एक एक कमिटीज़ को पढ़ते हैं यहाँ पर। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को हम 4 उसमें देखते हैं, क्लासिफिकेशन है। 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं जो कि 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, है ना। पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज़ है ना। तो ऐसी 3 कमिटीज़ हैं और डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जो कि 24 हैं। अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं और उसके बाद एडहॉक कमिटीज़ हैं। तो ये 4 बेसिकली कमिटीज़ दिखाई देती हैं, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, राइट। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है। ये इसका काम क्या है? मेनली इसका काम है कि जो गवर्नमेंट बिल्स रहते हैं उनके लिए टाइम का एलोकेट करने के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। हाउस के जो बिजनेस है बेसिकली, हाउस में आने वाले जो बिजनेस, जैसे पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो किस बिल को कितना टाइम दिया जाना चाहिए, कौन कौन सा बिल आएगा, उसको टाइम को रिकमेंड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं बेसिकली। इसको आपको याद रखना है। तो इनका काम मेनली ये है की रोल इन मैनेजिंग द हाउस शेड्यूल, राइट। दोनों हाउस की सेपरेट बीएसी दिखाई देती है, यानी दोनों हाउस की सेपरेट बीएसी है। लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बीएसी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा की बीएसी की। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं टोटल। याद रखना है मेंबर्स को कितने हैं, 15 मेंबर्स हैं। और स्पीकर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, ठीक है। अब हमको आगे ये भी ध्यान रखना है कि और ऐसी कौन सी कमिटीज हैं जो कि स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड होती है या स्पीकर उसका चेयरपर्सन होता है। तो आगे देखेंगे कि केवल 3 पार्लियामेंट्री ऐसी कमिटीज हैं जिनको स्पीकर प्रिसाइड करता है, बेसिकली उसका चेयरपर्सन होता है, ठीक है ना। तो स्पीकर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, राइट। सबसे पहले ये कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1952 में। अब एक और पॉइंट है, कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड बाय नॉमिनेशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म्स ऑफ द कमिटी। जो कैजुअल वैकेंसीज हो जाती हैं उनको कैसे फिल किया जाता है, यानी सपोज दैट कि कोई मेंबर अभी इस कमेटी का मेंबर है, कोई है ना मेंबर, और उसको मंत्री बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो वो सीट वेकेट हो जाती है। तो जो रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है ना, वो रेस्ट ऑफ द टाइम जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है। इसका मतलब ये है। जनरली ये कमेटी कब फॉर्म होती हैं, कब मिलती हैं? तो एवरी जून, जो साल का जो जून का महीना होता है, फर्स्ट वीक होता है, तभी इसको क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर एक साल, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार रिप्रेजेंटेशन रहता है ना। अगर सपोज दैट कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो स्पेशल इनवाइटीज के रूप में भी इसमें बुलाया जाता है उनको, राइट। डिसीजंस जो होते हैं इस पार्टी में, सॉरी इस कमेटी में, वो यूनानिमस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें 11 मेंबर्स होते हैं। तो यानी लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बड़ी होती है। मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड रहते हैं, मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं होते हैं। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वही इसका चेयरपर्सन होता है ना। तो सेम इनके भी फंक्शंस हैं जैसे कि लोकसभा की बीएसी के थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज अ सिंगल बीएससी कंबाइंडली फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पहले स्टेटमेंट ये है कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक ही कंबाइंड बीएससी दिखाई देती है। तो ऐसा तो है नहीं, अभी हमने देखा दोनों की ही क्या है, सेपरेट कमिटीज हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, द कमिटी टिपिकली मीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन। बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है 100% कि कमिटीज जनरली कब मिलती हैं, जब
सेशन स्टार्ट होने वाला होता है तभी इनका काम होता है, और चूंकि इनका फंक्शन ही यही है कि हाउस के शेड्यूल को मैनेज करना कि कौन सा सरकारी बिल आएगा, कौन सा प्राइवेट बिल आएगा, नहीं आएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, उसको ये मैनेज करती है कमेटी। तो जनरली जब सेशन स्टार्ट होता है तब ये कमेटी मिलती है, और बीच में भी मिल सकती है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वही उसी समय मिलेंगे, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द मेंबर आर इन प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ होती है उसके प्रोपोर्शन में उनको क्या है, जगह दी जाती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, बी, ओनली 2, राइट। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट, द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 35 मेंबर्स। तो जो लोकसभा की बीएसी होती है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, इसमें 35 मेंबर्स की जगह कितने मेंबर थे हमने देखा था, 15 मेंबर्स। तो ये गलत होता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। प्रधानमंत्री इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, क्योंकि इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? स्पीकर, है ना। थर्ड, द स्पीकर नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ द कमिटी। बिल्कुल, स्पीकर ही जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है उनके मेंबर्स को? स्पीकर। तो थर्ड, केवल एक स्टेटमेंट जो थर्ड है वही सही होता है। तो आप देखें, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो इसमें केवल एक, ओनली 1, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक और यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज इज चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है, और सारी की सारी कमेटी आप लोग कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे ध्यान रहेगा ज्यादातर, तो हम कुछ की पॉइंट्स रहते हैं चीजों को जिनको देखना है बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमिटीज हैं जो कि स्पीकर के द्वारा चेयर की जाती है, स्पीकर उनका चेयरपर्सन होता है, राइट। सबसे पहला है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरा है रूल्स कमेटी, थर्ड है जनरल पर्पज कमेटी, फोर्थ सिलेक्शन कमेटी फॉर लोकपाल, और फिफ्थ है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब देखिए, जनरली आप लोगों ने लोकपाल लोकायुक्त के रिगार्डिंग पढ़ा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिगार्डिंग भी पढ़ा होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में वो दी हुई है ना। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा कि लोकपाल सिलेक्शन कमेटी जो होती है, जो लोकपाल को चयन करती है सिलेक्शन कमेटी, उसका चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है, स्पीकर नहीं होता है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, यानी फोर्थ कुछ जो यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत है। पांचवा, फिफ्थ वाला देखते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं, राइट, पार्लियामेंट की, उनमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी एक है, और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन को नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर, ना कि स्पीकर उसका चेयरपर्सन होता है। तो जब हम ये दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है फिर? 1, 2, 3। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमको 100% श्योर है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है स्पीकर, इसीलिए वो सही है, और 4 और 5वां गलत है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे उन पर। पहला ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, दूसरा सेकंड है बी 2, 3 एंड 4 ओनली, सी में है 1, 3, 4 एंड 5 ओनली, डी में है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव को हम बाहर करते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं इसी को। अब देखिए, बी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 जैसे आया तो वो एलिमिनेट हो जाता है। सी में भी 4 है और 5 दोनों है, ये तीनों एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक, ए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी स्पीकर केवल 3 ऐसी कमिटीज हैं जिनको चेयर करता है, बेसिकली उनका चेयरपर्सन होता है। तो पहला है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, याद रखना है आपको, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको ये विशेषकर याद रखना है, ठीक है ना। तो हमने देखिए यहाँ पर
क्या किया है, अभी एक ही कमेटी के रिगार्डिंग डिस्कस किया, लेकिन हमने 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए। एक तो जनरल सेंस में हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, राइट। दूसरा है हमने कमिटी के बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कमिटी है वो है जनरल पर्पस कमिटी एंड द रूल्स कमिटी। जनरल पर्पस कमिटी क्या होती है, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1954 में ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, राइट। यानी ये आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद में कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल पर्पस कमेटी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इस्टेब्लिश होने के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पर वो क्या है कि इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इनमें मेंबर कौन कौन होते हैं। यहाँ पर स्पीकर इसका एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है, जो कि आपको याद रहे। यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर भी इसका मेंबर होता है, मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन का जो पैनल होता है बेसिकली उसके मेंबर भी इसके मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, जितनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनके चेयरपर्सन इसके मेंबर होते हैं लोकसभा में। लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उसके लीडर भी यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। एंड ग्रुप्स इन द हाउस एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, अगर कोई और भी मेंबर है जिसको स्पीकर नॉमिनेट करता है। तो ये बड़ी कमेटी होती है जनरल पर्पस कमेटी, जिसमें स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ सिटीज, चेयरपर्सन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टीज, ठीक है ना, ये आप देखेंगे। और इसका एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होता है, स्पीकर। इसके फंक्शंस क्या हैं बेसिकली, द जनरल पर्पस कमिटीज कंसीडर ऑन सच मैटर्स concerning the affairs of the house as may be referred to it by the speaker from time to time। स्पीकर क्या करता है, टाइम टू टाइम बेसिकली कुछ ना कुछ इनको काम देता रहता है, कुछ अफेयर्स उसको जो मैनेज करते हैं, राइट। ये दूसरा कमेटी है। थर्ड कमेटी हम बात करते हैं द रूल्स कमेटी। ये मेनली स्टेब्लिश हुई थी 1950s में, है ना। जब 1950 से 1954 तक ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में फंक्शन करती थी, स्पीकर के एडवाइजरी बॉडी के रूप में। बाद में इसको रूल्स कमेटी बनाया गया। ये रूल्स कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो भी स्पीकर ही होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। यानी दोनों हाउस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं यानी स्पीकर एंड चेयरपर्सन दोनों ही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इसके। इसमें भी डेप्यूटी स्पीकर इसका क्या होता है, सदस्य होता है। तो हमने दो कमेटी अभी तक देखी, एक तो जनरल पर्पस कमेटी और दूसरा है रूल्स कमेटी, जहां पर स्पीकर भी है और डेप्यूटी स्पीकर भी दिखाई देता है आपको। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी कमेटी से डेप्यूटी स्पीकर संबंधित होता है। चेयरपर्सन नहीं होगा लेकिन संबंधित होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है या इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी कमेटी का चेयरपर्सन स्पीकर होता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी कमेटी का मेंबर, सदस्य बेसिकली कहें हम, तो डेप्यूटी स्पीकर भी इनसे संबंधित होता है या मेंबर होता है। तो हमने दो कमेटी अभी देखें, जनरल पर्पस कमेटी और ये दूसरा है रूल्स कमेटी, है ना। इस कमेटी का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ये कमेटी तब तक ऑफिस में रहती है जब तक इस दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती स्पीकर को द्वारा, तब तक ये कमेटी काम करती रहती है, राइट। जनरली क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो टेन्योर रहता है वो 1 साल का रहता है ना। अब फंक्शंस क्या है, ये रिकमेंड करती है एनी अमेंडमेंट्स और एडिशन टू द रूल्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। जैसे लोकसभा को संचालित करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनमें अमेंडमेंट्स या एडिशन करना है उसको रिकमेंड करती है ये कमेटी, ये इसका मेन काम है। अब देखिए जो रूल्स रहते हैं उनमें अमेंडमेंट करने के लिए कौन कौन प्रपोजल ला सकता है, यानी हाउस के जो रूल्स बने होते हैं उनमें अमेंडमेंट करने के लिए कौन कौन प्रपोजल ला सकता है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर कैन बी मेड बाय, प्रपोजल्स फॉर अमेंडमेंट टू द रूल्स कैन बी मेड बाय द एनी मेंबर ऑफ द हाउस। पहली, कोई भी मेंबर हाउस का इंक्लूडिंग मिनिस्टर ये प्रपोजल दे सकता है कि ये रूल्स हैं इनमें अमेंडमेंट होना चाहिए। एनी ब्रांच और ऑफिसर ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरी का कोई भी ऑफिसर है वो भी प्रपोजल दे सकता है। स्पीकर तो कर ही सकता है, ठीक है ना। और कमेटी इटसेल्फ,
तो आपको याद रखना है कि रूल्स के अमेंडमेंट को कोई भी प्रपोज कर सकता है, कोई मेंबर है, कोई मिनिस्टर भी है, कोई सेक्रेटरीट का जो ऑफिसर है लोकसभा की, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या स्पीकर है वो, और कमेटी इटसेल्फ, ठीक है ना। जब प्रपोजल आता है फर्स्ट तो उसको एग्जामिन किया जाता है लोकसभा के सेक्रेटरीट के द्वारा, फिर वो चेयरपर्सन जो होते हैं उनके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, फिर वो कमेटी के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए, है ना। इसको बोलते हैं मेमोरेंडा फॉर्म में ये जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रूल्स कमेटी में कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी बुलाए जाते हैं। वो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनको भी इनवाइट किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट का व्यू जान सकें कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है इसको लेकर, है ना। जैसे कोई रूल्स है, रूल्स को अमेंड करना है तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना जाता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है इसको लेकर, तो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो रहते हैं उनको बुलाया जाता है। या अटॉर्नी जनरल को भी स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बेसिकली बुलाया जाता है। राइट। अब बात करते हैं कोरम की। तो यहाँ पे 5 मेंबर्स का होना जरूरी है, तभी इस कमेटी की जो मीटिंग होगी वो तभी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जब 5 मेंबर्स होंगे एटलीस्ट, राइट। डिसीजन जो कमेटी के होते हैं वो जनरली क्या होता है, मेजोरिटी बेसिस पर, मेजोरिटी वोट के बेसिस पर ही डिसाइड किए जाते हैं। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है जो हमको ध्यान रखना है कि जो चेयरपर्सन होता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, राइट। कि जब भी इक्वलिटी ऑफ वोट्स की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर सेकंड वोट या कास्टिंग वोट करने का राइट होता है जो चेयरपर्सन होता है उसके पास में, है ना। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष रखती है, हाउस के पटल पर रखती है, और उसको विद इन 7 डेज उसी सेम सेशन में उसको क्या होता है, कंप्लीट करना होता है। इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग उनको डिस्कस करना होता है। अगर सपोज दैट हाउस एडजॉर्न सैंडाई हो जाता है तो क्या होगा उसके जब हाउस एडजॉर्न सैंडाई होगा उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, या प्रोरोग हो जाए, दोनों में से एडजॉर्न सैंडाई या प्रोरोग हो जाता है, तो जब न्यू सेशन आता है उसमें कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको रखा जाता है 7 डेज के लिए, है ना। तो हमको ये याद रखना है। चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द रूल्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट जो रूल्स कमेटी है इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट की कुछ स्टेटमेंट हैं उनको हमको देखना है ना। चलिए सबसे पहला है प्रपोजल्स फॉर अमेंडमेंट टू द रूल्स कैन बी मेड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूल्स में अमेंडमेंट का प्रपोजल है वो कोई भी, यानी हाउस का कोई मेंबर है इंक्लूडिंग मिनिस्टर, वो भी ला सकते हैं, है ना। दूसरा है एज पर कन्वेंशन टू नो एंड अकोमोडेट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू ऑल सिटिंग्स ऑफ द कमेटी। बिल्कुल सही बात है। जैसा अभी हम देख रहे थे कि कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी वहाँ पर इन्वाइट किए जाते हैं, कुछ स्पेशल लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है, तो उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनको भी इन्वाइट किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट का व्यू जान सके। थर्ड है ऑल कमिटी डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग यूजुअली बाय कंसेंसस। इन केस ऑफ टाई द चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट। ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो कमिटी के जो डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी वोट के आधार पर ही डिसाइड होते हैं। फोर्थ है द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द कमिटी इज अ 5 मेंबर्स। हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि रूल्स कमिटी की जो सिटिंग है बेसिक जो है ना मीटिंग होती है वो तब तो 5 मेंबर्स उसका कोरम है ना। तो अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, डी, राइट। होप सो कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर पहला लेक्चर है और ये पसंद आए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर।